लोक प्रशासन के एमए फाइनल की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं राजनीति और प्रशासन। इससे पूर्व हमने राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा को समझा था। आज हम राजनीतिक विकास की अवधारणा को समझेंगे। राजनीतिक विकास की जो अवधारणा है, यह इसका जो विकास हुआ वह तृतीय विश्व के देशों की राजनीतिक व्यवस्था और उसकी प्रक्रिया को समझने के लिए किया गया था। विशेषकर भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नाइजीरिया, ऐसे जो देश हैं इन देशों में राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से अपने वातावरण से, अपनी पारिस्थितिकी से प्रभावित होती है, वहाँ पर निर्णय कैसे लिए जाते हैं, उनकी आर्थिक और सांस्कृतिक जो कारक हैं वातावरण के, वो किस प्रकार से राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, इसका अध्ययन का प्रयास किया गया और इसी दृष्टिकोण से इस अवधारणा का विकास हुआ। इसलिए हम ये कहते हैं कि यह जो अवधारणा है राजनीतिक विकास की अवधारणा, यह विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्था एवं प्रक्रिया को समझने के लिए पारिस्थितिकी दृष्टिकोण पर आधारित तुलनात्मक अध्ययन विधा के अंतर्गत किया गया। इस अवधारणा के जो आरंभिक संस्थापक सदस्य हैं, उनमें प्रमुख नाम है लुसियन पाई का। गैब्रियल आमंड, कोलमैन, रिग्स और माइनर वीनर, डेविड एप्टर इसके प्रमुख विचारक हैं, शोधकर्ता हैं। यह जो अवधारणा है राजनीतिक विकास का, जैसा मैंने कहा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि तृतीय विश्व के देशों की जो आर्थिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारकों का कैसे उनके राजनीतिक विकास पर कैसे प्रभाव पड़ता है, यानी किसी देश की जो अर्थव्यवस्था है, वहाँ की जो संस्कृति है या जो ऐतिहासिक कारक है, वो कैसे उस देश के राजनीतिक विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, इसी का अध्ययन और विश्लेषण करने के लिए एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यानी एक प्रत्यय ढांचे का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और उस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के माध्यम से किसी देश के राजनीतिक विकास के स्तर को मापना था कि किस देश में राजनीतिक विकास का क्या स्तर है। तो जैसा आप जानते हैं, तुलनात्मक जो अध्ययन होता है उसका मुख्य उद्देश्य भी यही होता है कि हम दो देशों की राजनीतिक व्यवस्था का हम तुलनात्मक अध्ययन करें और हम ये पता लगाने की कोशिश करें कि कौन सी व्यवस्था बेहतर है, और बेहतर है तो क्यों है, उसके कौन कौन से कारक हैं। तो किसी देश की व्यवस्था, किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए भी ये ज़रूरी होता है कि हमारे पास एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होना चाहिए, जिसके आधार पर, यानी कुछ हमारे पास पैमाने होने चाहिए जिस आधार पर हम ये पता लगाएं कि उस देश में राजनीतिक विकास की प्रक्रिया कितनी पूरी हुई है या उसका स्तर क्या है। तो ये जो अध्ययन है राजनीतिक विकास की जो अवधारणा, और वास्तव में तृतीय विश्व के जो देश हैं उनकी राजनीतिक प्रक्रिया को समझने का हमको एक साधन या हमको एक टूल उपलब्ध कराता है। राजनीतिक विकास को और समझने से पहले हमें क्या करना चाहिए कि इसको हम ये जाने कि राजनीतिक विकास जो है होता क्या है, किसको हम समझते हैं, किसको हम कैसे इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो इसको लेकर कोई एक नज़रिया नहीं है कि राजनीतिक विकास से हमारा क्या तात्पर्य। अलग अलग विचारकों ने अलग अलग तरीके से इसे परिभाषित करने की कोशिश की, या यूँ कह लीजिए कि अलग अलग अवस्था से इसकी तुलना की। जैसे स्पर्ट है, इमर्सन है, कॉलमैन है, वो कहते हैं कि राजनीतिक विकास जो है वो आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है, यानी जब तक आर्थिक विकास नहीं होगा तब तक राजनीतिक विकास नहीं होगा। यानी किसी देश की अर्थव्यवस्था में जब तक मजबूती नहीं आएगी, उस देश का राजनीतिक विकास हो ही नहीं सकता। दूसरी तरफ लर्नर और मिर्डल वो कहते हैं कि राजनीतिक विकास का तात्पर्य राजनीतिक आधुनिकीकरण से है। तो ये समाजशास्त्री हैं, इनका दृष्टिकोण क्या है कि जब तक आधुनिक मूल्य किसी समाज में स्थापित नहीं होंगे, यानी कोई समाज पारंपरिक मूल्यों को त्याग कर आधुनिक मूल्यों को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक उस देश में राजनीतिक विकास नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि राजनीतिक विकास जो है वह राजनीतिक आधुनिकीकरण पर निर्भर करता है। तो
तो जितना ज़्यादा पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन किसी देश का होगा उतना ही ज़्यादा उस देश का राजनीतिक विकास होगा। उसी तरह बाइंडर जो है वो इसको कहते हैं, राजनीतिक विकास को राष्ट्रीय राज्य की स्थापना का प्रचालक संघटक कहते हैं। ऑपरेटिंग जो है कंपोनेंट है, फैक्टर है कि जब तक राष्ट्रीय राज्य की स्थापना नहीं होगी, यानी राजनीतिक विकास नहीं होगा तो राष्ट्रीय राज्य की स्थापना नहीं होगी, और राष्ट्रीय राज्य की जब तक स्थापना नहीं होगी तब तक राजनीतिक विकास नहीं होगा। यानी किसी भी देश की जो स्थापना होती है कि राष्ट्रीय राज्य के रूप में उसकी जो पहचान बनती है, तो कहते हैं कि जब तक राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा स्थापित नहीं होती तब तक राजनीतिक विकास संभव नहीं है। यानी राष्ट्रीय राज्य को उन्होंने राजनीतिक विकास का पूर्व शर्त के रूप में स्थापित किया। आगे हम देखें, विकास शब्द से हमारा क्या अभिप्राय। अभी तक हमने राजनीतिक विकास को इक्वेट करने की कोशिश की कि राजनीतिक विकास को हम किस किस रूप में देख सकते हैं, लेकिन विकास होता क्या है पहले हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। विकास जो है वह एक मन की स्थिति है, एक अवस्था है, एक वांछित दिशा में सकारात्मक परिवर्तन अथवा उत्तरोत्तर वृद्धि है। यानी यह जो परिभाषा आप कह सकते हैं विकास की जो परिभाषा है वो क्या है, यह एक मन की स्थिति है। यानी हम ये निश्चित रूप में इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, इसकी कोई मात्रा नहीं बता सकते हैं कि इस मात्रा तक अगर आपका विकास हुआ तो हम कहेंगे कि आपका राजनीतिक विकास हो गया। विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, ये चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है, इसका कोई एंड यानी अंतिम लक्ष्य नहीं होता। यह तो एक निश्चित वांछित दिशा में लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि की अवस्था है। तो इसको हम कह सकते हैं स्टेट ऑफ माइंड के रूप में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें एक बात और उभर कर आई कि ये कम से कम इसकी दिशा क्या होनी चाहिए, वांछित दिशा होनी चाहिए, जो हम डिज़ायरेबल डायरेक्शन में हमको मूव करना है। ऐसा नहीं कि हम परिवर्तन तो हो रहा है और लेकिन वो नकारात्मक दिशा में हो रहा है तो उसको हम विकास नहीं कहेंगे। तो वांछित दिशा में सकारात्मक परिवर्तन को हम विकास कहते हैं। लेकिन कई विचारक इसको पश्चिमी देशों की व्यवस्था के साथ जोड़ देते हैं। यानी विकसित देश कौन है, तो पश्चिमी देश विकसित हैं। तो पश्चिमी देश कैसे विकसित हुए, तो और वहाँ पर कैसे हम कह सकते हैं कि पश्चिमी देश विकसित है या उनकी क्या विशेषता है। तो हम कहते हैं कि भाई वहाँ पर उच्च औद्योगिकरण की अवस्था है। यानी कोई देश अगर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड है, यानी बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण हुआ है वहाँ पे, यानी वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है मुख्य रूप से अगर उद्योगों पर आधारित है, कृषि पर आधारित नहीं है, उद्योगों पर आधारित है या तकनीक पर आधारित है, तो हम उसको कहते हैं विकसित राष्ट्र। और आज विश्व के सभी विकसित देशों में जो अर्थव्यवस्था है वह इसी पर आधारित है। प्रोडक्शन पे ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब ट्रेड एंड कमर्स एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ये ओरिएंटेड सोसाइटीज़ है। तो वो इक्वेट किसके साथ कर रहे हैं कि राजनीतिक विकास जो है वो कहाँ हुआ है, तो खासकर जहाँ औद्योगिकरण हुआ है। तो ये जो सोच है कि विकास, राजनीतिक विकास कब होगा, जब समाज में या अर्थव्यवस्था का औद्योगिकरण होगा। तो बहुत सारे विचारक पश्चिमी देशों की अवस्था को उच्च राजनीतिक विकास की अवस्था मानते हैं और उसके साथ इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं कि यदि तृतीय विश्व के देशों को या विकासशील समाजों में राजनीतिक विकास की अवस्था प्राप्त करनी है तो उन्हें सर्वप्रथम उच्च औद्योगिकरण की अवस्था प्राप्त करनी होगी। तो इस प्रकार का जो दृष्टिकोण है इसको यूनिडायरेक्शनल या एक रेखीय दृष्टिकोण भी कहते हैं। यानी यह दृष्टिकोण यह स्थापित कर रहा है कि कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो उनका कभी विकास नहीं हो सकता। यानी विकास होने के लिए आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर ही जाना पड़ेगा। तो ये यूनिडायरेक्शनल अप्रोच है। लेकिन बहुत सारे विचारक इसके विरुद्ध में अपने मत रखते हैं कि विकास एक आयामी हो ही नहीं सकता। यानी केवल आर्थिक व्यवस्था का विकास हो जाए तो हम कहें कि विकास हो गया, तो ये उचित नहीं है। विकास जो है बहुआयामी और बहुमार्गी होता है, यानी उसके कई तरीके हैं विकास करने के। तो वर्तमान में हम इस वाले विचारधारा को, यानी बहुआयामी और बहुमार्गी जो विचारधारा है, इसको स्वीकार करते हैं। केवल आर्थिक विकास ही समाज का विकास नहीं कहा जा सकता। अब हम आए अपने मूल बिंदु पे कि राजनीतिक विकास से हमारा क्या तात्पर्य है। तो राजनीतिक विकास का सीधा अर्थ अगर हम लें कि भाई राजनीतिक विकास क्या होता, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था से अपेक्षित जो कार्य हैं
यानी पॉलिटिकल सिस्टम से जो हम एक नागरिक होने के नाते जो उम्मीद करते हैं, जो अपेक्षा करते हैं कि उनको ये काम करना चाहिए, तो राजनीतिक व्यवस्था से जो अपेक्षित कार्य है उसमें सुधार, अथवा आप उसको यूँ भी कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता में वृद्धि से, यानी अगर किसी देश का पॉलिटिकल सिस्टम से जो अपेक्षित कार्य है यदि वो और बेहतर तरीके से कर रही है या उसकी सक्षमता में वृद्धि हो रही है, तो हम कहेंगे कि उस देश का राजनीतिक विकास हुआ है। अब क्षमता परिवर्तन कैसे होगा या क्षमता में वृद्धि कैसे होगी, तो इसके लिए राज्य की जो प्रवृत्ति है नागरिकों के प्रति या अपने कर्तव्य के प्रति, उसमें बदलाव आवश्यक होता है। यानी कि केवल ये सोचे राज्य कि हमारा यह काम है कि हम केवल बाह्य आक्रमणों से देश की रक्षा करेंगे, शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे और कानून और व्यवस्था बनाए रखना और वैध समझौतों को या अनुबंधों को लागू करना, यही तक राज्य का दायित्व है। यानी जो हस्तक्षेपवादी राज्य का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप को मान कर चले कि भाई हमारा काम तो इतना ही है। तो ये जो सोच है, जो पारंपरिक सोच है, इसमें बदलाव जरूरी है। राजनीतिक विकास से तात्पर्य है कि आप पॉलिटिकल सिस्टम अपनी कैपेसिटी को कितना एक्सपैंड करता है। बहुत सारे दायित्व इसको निभाने चाहिए और उसके लिए इसको बहुत सारी संस्थाओं का निर्माण करना चाहिए और अपने जो राजनीतिक कार्य प्रक्रिया है, यानी जो निर्णय लेने की कार्य प्रक्रिया है, संसाधनों के आवंटन की जो कार्य प्रक्रिया है और जो जनता के प्रति इसका व्यवहार है, उसमें हमको परिवर्तन करना पड़ेगा। यानी लेसेस फेयर स्टेट से हमको वेलफेयर स्टेट की तरफ, डेमोक्रेटिक स्टेट की तरफ जाना होगा। तो इस दृष्टि से भी राजनीतिक विकास को परिभाषित किया जाता है कि जितना अधिक डेमोक्रेटाइजेशन होगा, यानी लोकतांत्रिकरण होगा, जितना अधिक जनता शासन की प्रक्रिया में भाग लेगी, न केवल शासक को चुनने बल्कि शासन व्यवस्था में जो लोग हैं वो जो निर्णय ले रहे हैं, वो उस निर्णय में उनकी भागीदारी अगर बढ़ा दी जाए और वो जो योजनाएं कार्यक्रम बनाई जाती है उन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में उनकी यदि नागरिकों की सक्रिय भूमिका हो, तो हम कहेंगे कि राजनीतिक विकास हुआ। क्योंकि अंततः राजनीतिक जो शब्द है उसका उद्देश्य यही है कि राज्य द्वारा जो राज्य की जो संप्रभु शक्तियाँ हैं उसका प्रयोग करते हुए जो राजनीतिक व्यवस्था है और व्यवस्था के जो अंग हैं उन संप्रभु शक्तियों का उपयोग इस प्रकार से करें कि देश में उपलब्ध संसाधनों का सभी के विकास के लिए उसका उपयोग किया जा सके। तो निश्चित रूप में इसमें प्रत्येक नागरिक के हितों का ध्यान रखना जरूरी होता है। और जब हम राजनीतिक विकास की बात कर रहे हैं तो उसका अर्थ ये हुआ कि राजनीतिक जो प्रक्रिया है, यानी कि संसाधनों के वितरण को लेकर जो निर्णय लिए जा रहे हैं या वस्तु और सेवाओं के उत्पादन और उनको वितरण को लेकर जो निर्णय लिए जा रहे हैं, उसमें नागरिकों की जब तक भूमिका अधिक नहीं होगी, यानी लोकतांत्रिकरण नहीं होगा, तो हम इसको राजनीतिक विकास नहीं कह सकते। इसीलिए हमको जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि हम राज्य के प्रवृत्ति में नागरिकों को के साथ उसका कैसा व्यवहार हो, इसकी प्रवृत्ति में परिवर्तन लाना महत्वपूर्ण होता है। ये एक बहुत बड़ा पैमाना बनता है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं किसी देश का राजनीतिक विकास कितना हुआ है। तो इस दृष्टि से आप ये कह सकते हैं कि जो व्यवस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्थाएं अधिकारी तंत्रीय हैं या अथॉरिटेटिव हैं, जहाँ पर फैसले कुछ व्यक्तियों के द्वारा या एक समूह विशेष के द्वारा लिए जाते हैं, तो फिर हम और जनता की उपेक्षा की जाती है। जनता के हितों को परिभाषित वे लोग ही करते हैं और जनता की बातें नहीं सुनी जाती, उनकी अपेक्षाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। वो सोचते हैं कि जो फैसला उन्होंने लिया वही फैसला सबके लिए उचित है। तो ये जो व्यवस्था होगी इसको हम राजनीतिक विकास की दृष्टि से उपयुक्त नहीं मानते। तो ज़्यादा लोकतांत्रिकरण होना शासन की संरचनाओं में, प्रक्रियाओं में और जनता की भागीदारी का स्तर जैसे से बढ़ता जाता है तो हम इसको कहते हैं राजनीतिक विकास। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम राजनीतिक विकास का अध्ययन करना चाहते हैं कि किसी देश का कितना राजनीतिक विकास हुआ, तो हम उसकी राज्य की जो भूमिका है, उसकी जो प्रवृत्तियां हैं, कार्यप्रणाली है और उसका जो कार्य व्यवहार है, उसमें कौन कौन से अपेक्षित परिवर्तन आवश्यक है, इसका हम इसमें अध्ययन करते हैं। और इसी दृष्टि से जो इसके विचारक हैं उन्होंने अपने कह सकते हैं सुझाव दिए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है विचारक वो है लुसियन पाई। उन्होंने 1963 में एक पुस्तक लिखी थी एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। उसमें उन्होंने राजनीतिक विकास के विभिन्न जो आयाम है उसको पहचान की उसकी
और पैरामीटर्स जिसको कह सकते हैं पैमाना, उसको आइडेंटिफाई किया कि इस आधार पे हम किसी भी देश की व्यवस्था का अध्ययन करके और हम ये पता लगा सकते हैं कि राजनीतिक विकास की प्रक्रिया में वो किस स्तर तक पहुंचा है। तो जैसा मैंने कहा, लुसियन पाई प्रमुख विचारकों में से हैं और इन्होंने राजनीतिक विकास को किस तरह से परिभाषित किया, तो ज़रा ध्यान से देखें। वो ये कहते हैं कि जीवन के प्रति जो हमारी रहन सहन है, यानी जो पारंपरिक रहन सहन और जो सोच है, इसमें हमको एक परिवर्तन लाना है। और वो परिवर्तन कैसा होना चाहिए, तो जो आधुनिक जीवन की चुनौतियाँ और जो मांग है उसके अनुसार हमको परिवर्तन लाना है। तो न केवल अपने जीवन की संस्कृति में, अपने मूल्यों में परिवर्तन लाना है, साथ ही साथ जो नई चुनौतियाँ आ रही हैं, समय परिस्थिति बदलती जा रही है, तकनीक बदलती जा रही है, ज्ञान बदलता जा रहा है और चुनौतियाँ भी बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो ये जो चुनौतियाँ तरह तरह की राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष आती है, तो उन चुनौतियों को सामना करने के लिए सबसे पहले हमको किस में परिवर्तन लाना है, तो हमको सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन लाना है। और जब हमारा एटीट्यूड बदल जाएगा, जब हमारी सोच बदल जाएगी, तो हम अपने कार्यप्रणाली और कार्यव्यवहार में भी उसी अनुसार चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना करने के लिए हम परिवर्तन लाएंगे। और ये परिवर्तन कैसे लाया जाता है, तो यह परिवर्तन अनुकूलन और समायोजन और विसरण द्वारा लाया जाता है। तो इन्हीं 3 महत्वपूर्ण शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया कि अनुकूलन, समायोजन और विसरण द्वारा कार्यों में लचीलापन लाना और जो नई चुनौतियाँ आई हैं उसके अनुसार अपनी जो संस्कृति है उसमें परिवर्तन करना, इसको उन्होंने कहा राजनीतिक विकास। तो इस दृष्टि से लुसियन पाई जो है वह राजनीतिक आधुनिकीकरण के समतुल्य एक अपने विचार रख रहे हैं कि जब तक हमारी जो सोच है उसमें परिवर्तन नहीं आता, हमारे कार्य करने के शैली में परिवर्तन नहीं आता, तो हम इसको राजनीतिक विकास नहीं कह सकते। इस हेतु उन्होंने राष्ट्रीय राज्य की स्थापना को पहली शर्त बताया। आगे देखिए, पाई ने राजनीतिक विकास के लिए किसी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत 3 स्तरों पर उन्होंने कहा कि कार्य किए जाने आवश्यक है। चूँकि आपको पूरी सोसाइटी में एक होलिस्टिक चेंज लाना है, न केवल एटीट्यूड, शासकों के एटीट्यूड, बल्कि जनता के स्तर पे भी एटीट्यूड में चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। तो जनता के एटीट्यूड में यानी पॉलिटिकल अवेयरनेस लाना चाहिए, उनमें जागरूकता लानी चाहिए और राजनीतिक प्रक्रिया को उनको समझाना पड़ेगा कि राजनीतिक प्रक्रिया होती क्या है, फैसले कैसे लिए जाते हैं और संसाधनों का आवंटन कैसे किया जाना चाहिए। हर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में बैठकर विचार विमर्श करें, अपने अपने हितों को लेकर अपने अपने तर्क प्रस्तुत करें और कोई संघर्ष की स्थिति पैदा नहीं करके कैसे सामंजस्य स्थापित करें ताकि सबका कल्याण हो। तो ये जो प्रवृत्ति है ये नागरिकों में भी होनी चाहिए और शासक स्तर पे भी होनी चाहिए। तो उन्होंने 2 बातें कही। पहली बात ये कही कि हमको जनता के स्तर पे ये परिवर्तन लाना पड़ेगा कि हमको जनता का राजनीतिक समाजीकरण करना पड़ेगा और उनमें जागरूकता लानी पड़ेगी। फिर दूसरा उन्होंने ये कहा कि शासन की जो व्यवस्था है उसकी जो विभिन्न संस्थाएं हैं उसकी क्षमता में वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी कि वो समस्याओं को सही तरीके से पहचान कर और अपनी जो प्रशासकीय तंत्र है वो प्रशासकीय तंत्र उसके फैसले कर सके और उन फैसलों को लागू कर सके। ऐसी सक्षमता जब तक बढ़ेगी नहीं, जब तक राजनीतिक व्यवस्था का विकास नहीं हो सकता। तो पहली बात हुई राजनीतिक समाजीकरण जो जरूरी है नागरिकों का, और दूसरी बात ये है कि क्षमता में वृद्धि यानी प्रशासकीय तंत्र की सक्षमता में, तकनीक में और कार्य प्रक्रिया में परिवर्तन लाना आवश्यक होगा ताकि वो बेहतर तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सके, उसको डिलीवर कर सके। और तीसरी जो बात उन्होंने कही वो ये कि जितना अधिक स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन होगा यानी प्रकारात्मक दृष्टि से जितना अधिक संस्थाएं होंगी और उनमें एकीकरण की जितनी अधिक मात्रा होगी उतनी व्यवस्था अधिक विकसित कहलाएगी। यहाँ पर जो लुसियन पाई है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अप्रोच का उपयोग करते हैं। उस दृष्टि से वह विकास को परिभाषित कर रहे हैं। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा, रिग्स एक बहुत बड़े प्रतिपादक थे संरचनात्मक प्रक्रियात्मक पागम के, तो उसी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए लुसियन पाई भी कह रहे हैं कि किसी राजनीतिक व्यवस्था में अधिक से अधिक स्पेशलिस्ट स्ट्रक्चर्स जो है वो होने चाहिए और वो अपने अपने काम करने में पेशेवर और माहिर होने चाहिए। और साथ ही साथ जितनी अधिक ये संस्थाएं होंगी, प्रक्रियात्मक दृष्टि से विशिष्ट संस्थाएं होंगी और उनके साथ साथ उनमें एकीकरण इंटीग्रेशन भी होना चाहिए, उनके एफर्ट्स में
एकीकरण भी होना चाहिए। तो ये दो कंडीशंस जो है वो ज़रूरी है किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था के विकास के लिए। तो पाई ने ये 3 स्तरों पर जो है राजनीतिक विकास को मापने के लिए आग्रह किया। तो अब इन बातों को हम बहुत ही ब्रीफ में देख सकते हैं कि पाई ने 3 तत्व महत्वपूर्ण बताए राजनीतिक व्यवस्था के लिए, या यूँ कह सकते हैं कि 3 पैमाने बताए। पहला पैमाना बताया समानता, दूसरा बताया क्षमता और तीसरा बताया विभेदीकरण। समानता को भी आप 3 पैमानों पर देख सकते हो कि किसी देश में या किसी राजनीतिक व्यवस्था में समानता है या नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सभी के शासन में समान भागीदारी है कि नहीं, प्रत्येक नागरिक शासन की प्रक्रिया में समान रूप से भागीदार है कि नहीं, पहला पैमाना। दूसरा, कानून की सर्वोच्चता है कि नहीं, रूल ऑफ लॉ है कि नहीं। और तीसरा, क्या योग्यता के आधार पर नियुक्तियाँ होती है शासन के तंत्र में, व्यवस्था में, शासन व्यवस्था में, यानी कि हम कह सकते हैं नौकरशाही में, क्या योग्यता पर आधारित नियुक्ति हो रही है। अगर ये 3 पैमाने पर सब कुछ सही है तो हम कहेंगे कि वह राजनीतिक व्यवस्था समानता के पैमाने पर सही है। नेक्स्ट हम देखें क्षमता। तो क्षमता कैसे मापा जाए? तो क्षमता को मापने का आधार है कि क्या राज्य के द्वारा आवश्यक कार्यों के संपादन क्षमता उसकी क्या है, क्या वो डिलीवर कर पाता है या केवल बातें करता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन क्या वास्तव में वो जो घोषणा करता है वो घोषणा है धरातल पर लागू हो रही है या नहीं, क्या कैपेसिटी है भी या नहीं। अगर कोई सरकार ये कहती है कि आने वाले 5 वर्षों में हम सबको साक्षर कर देंगे या सबको आवास की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, तो क्या उसके पास इतने संसाधन है, तकनीक है, धन है या नहीं, क्या उसको डिलीवर कर पाएगी नहीं, और वास्तव में हो क्या रहा है, इसका हमको आकलन करना चाहिए। तो जब तक संपादन की क्षमता नहीं होगी तब तक राजनीतिक व्यवस्था का विकास नहीं होगा। दूसरी बात, जो क्षमता को हम पैमाना माने उसको मापने का जो तरीका अपनाते हैं वो है कि सार्वजनिक नीति को लागू करने की क्या दक्षता और कुशलता है, यानी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या है, कितने बेहतर तरीके से कम लागत में कम समय में किसी नीति को लागू किया जाता है। तो ये एक पैमाना बनता है। और तीसरा पैमाना ये बनता है कि प्रशासन का क्या जो उसकी जो दृष्टि है वो निरपेक्ष है या नहीं। निरपेक्ष से तात्पर्य है कि वह रूल ओरिएंटेड काम कर रहा है कि नहीं, वो भेदभाव नहीं रखना चाहिए, किसी नागरिक के प्रति सबके प्रति समान भाव रखना चाहिए, नियम के अनुसार काम होना चाहिए। तो ये जो स्तर बताए उन्होंने वह था क्षमता को मापने का उनका तरीका था। पाई ने जो तीसरा जो निर्धारक कारक बताया था वह था विभेदीकरण। विभेदीकरण से तात्पर्य क्या है कि प्रत्येक कार्य हेतु एक विशिष्ट संस्था होनी चाहिए, यानी स्पेशलाइजेशन। अब आप देखिए कि हर गांव में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, लेकिन वो जो डॉक्टर है वो हर तरह का इलाज करता है। वो सर्दी जुकाम से लेकर पेट दर्द से लेकर हड्डी टूट गई है तो उसको जोड़ने का काम करेगा, पर वो देखा जाए तो अकेला डॉक्टर हर तरह के मर्ज का वही इलाज करता है, लेकिन वह कार्यात्मक रूप से विशिष्ट नहीं है। उसी तरह अगर आप सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ जाएंगे तो वहाँ पाएंगे आँखों के लिए एक अलग विभाग बना हुआ है, और आँखों में भी फिर और आप अंदर जाएंगे तो रेटिनोप्लास्टी कोई अलग काम कर रहा है, और जो है आँखों में और दूसरे प्रकार की कोई नज़र की समस्या है तो उसको चेक करने वाला कोई अलग डॉक्टर है, यानी सुपर स्पेशलाइजेशन। तो पाई कहते हैं कि किसी शासन व्यवस्था में जितना अधिक सुपर स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होंगे उतना ही ज़्यादा हम कहेंगे कि वह उसका विकास हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये संरचनात्मक प्रकारात्मक दृष्टि से इसको देखना है। दूसरी बात है, सभी संस्थाओं की स्पष्ट कार्य भूमिका होनी चाहिए और सभी संस्थाओं के कार्यों में एकीकरण होना चाहिए, यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच। ऐसा नहीं कि हर कोई अपना अपना काम कर रहा है लेकिन उनके कामों में एकीकरण नहीं है तो प्रभाव पूरा नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार पाई ने 3 प्रमुख बातें बताई, समानता, क्षमता और विभेदीकरण। इन 3 पैमानों पर आप किसी देश की राजनीतिक विकास के स्तर को पहचान सकते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम आमंड कोलमैन वगैरह के विचार भी देखेंगे अगले स्लाइड में। थैंक यू।